वरीश्वर नाथ रेणुकथा सम्मान से सम्मानित कहानीकार अवधेश प्रीत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले अवधेश प्रीत ने 3 दशकों तक पत्रकारिता की। हस्तक्षेप, निशंस, चांद के पार एक चाबी उनकी प्रमुख कहानियां हैं। अशोक राजपथ उपन्यास से बिहार की छात्र राजनीति की तहे खोलने वाले अवधेश प्रीत को बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से नवाजा जा चुका है। आम आदमी की संवेदनाओं को शब्द के जरिए कागज पर उतारने वाले अवधेश प्रीत मौलिक कहानीकार हैं, जिनकी कहानियों के पात्रों का चरित्र सीधे पाठक की आत्मा में उतरती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो बिल्कुल बिहार के पास ही है। बक्सर के उस पार वो जिला शुरू हो जाता है। तो गाजीपुर ज़िले में एक गांव है तराव, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पैतृक घर मेरा वहीं है। मेरे पिताजी चूँकि शिक्षक, सरकारी शिक्षक थे, तो उनकी सेवाएं विभिन्न जगहों पे हुआ करती थीं और मैं शुरू से ही पिताजी के साथ अपनी पढ़ाई के लिए, कहिए एक तरीके से, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती या पढ़ाई का उतना वो, तो मैं उनके साथ रहा। तो बहुत शुरुआती शिक्षा तो मेरी, जिसको आप प्रारंभिक शिक्षा कहिए, वो तो कुछ मिर्ज़ापुर ज़िले में एक जगह हुआ करती थी दुद्धी, जो अब रॉबर्ट्सगंज ज़िले में, वो है सोनभद्र ज़िले में है। लेकिन उस ज़माने में वो मिर्ज़ापुर ज़िला हुआ करता था। तो वो जो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरीके से आदिवासी इलाका था दुद्धी, उस इलाके में मैं बचपन में अपनी कुछ कक्षाओं का मैंने वहाँ पर अध्ययन किया। कुछ कक्षाओं में प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहाँ ली और मेरी 7वीं क्लास और 5वीं क्लास, 2 क्लास की शिक्षा वो मेरे गांव में हुई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विभिन्न जगहों पे मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षाएं हुई। और जब मैंने कह सकते हैं आप एक तरह से हाई स्कूल से लेकर के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक, स्नातकोत्तर तक जो मैंने पूरी शिक्षा ग्रहण की, वो मैंने नैनीताल ज़िले में ग्रहण की, जो अब उत्तराखंड में है। एक संस्मरण ऐसा है, वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, गांव से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई, बचपन से जुड़ी हुई, लेकिन एक तो स्मृति में से जो ऐसी है जो कभी भुलाए नहीं भूलती और मुझे उसे याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमेशा वो मुझे हॉन्ट करती है। तो एक वाक़या ऐसा हुआ था कि बहुत, अब मुझे तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वो बचपना था जो हो गया। लेकिन उसी के अंदर मैं देखता हूँ कि शायद मेरे लेखन की प्रेरणा वहीं कहीं थी, जो बीज थे वहाँ छिपे हुए थे। तो अब मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूँ उस वाक़ये को, उस घटना को मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। हुआ ये था कि गांव में जानते हैं कि एक बहुत आपसी मिल्लत भी लोगों में होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोगी भाव भी होता है और बहुत कुछ अभावों का भी जीवन हुआ करता था। तो उन अभावों के जीवन में भी बहुत कुछ मिल बांट करके लोग कर लिया करते थे। मेरे पास, मेरे परिवार में, एक मेरे पड़ोसी परिवार में एक विवाह था। उस विवाह में मेरे हमउम्र एक लड़के को सहबाला बन के जाना था और उसे जूते की ज़रूरत थी। उसके पास जूता नहीं था। मेरे पास जो है, मेरे जूते के अलावा भी एक जूता अतिरिक्त था। उनके परिवार वालों ने मुझसे वो जूता मांग लिया, क्योंकि वो मेरा ही कद-काठी का था। वो जूता तो हमने दे दिया, लेकिन मैंने उस वाक़ये को एक कथा के रूप में अपनी डायरी में लिख लिया, एक कॉपी में लिख लिया। उस पूरे घटनाक्रम को, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस घटनाक्रम को मैंने कॉपी में लिख लिया और कॉपी बैठके के पास ही, बैठके में जो अलमारी थी उसी में रखी हुई थी। और पता नहीं कैसे वो, मतलब कि ये वो लड़का जिसको वो, जिस पर वो बात जो है केंद्रित थी, वो मैंने जो लिख रखा था, वो सारी बातें, वो कॉपी उसको हाथ लग गई और उसने पढ़ा। वो घर में जा करके उसने ये सारी बातें बता दी, रो रो करके बताया उसने। और फिर उनके परिवार वाले मेरे घर आ गए। फिर उन्होंने मुझसे, मेरे परिवार वालों से जो हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वो आहत हुए थे कि मैंने ऐसी बात लिख दी है जो उनके सम्मान को कहीं चोट भी पहुंचाती थी। तब मैं बच्चा था, बहुत छोटा, मैं समझ रहा हूँ कि 6ठी 7वीं का वो मैं छात्र हुआ करता था। तब की तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है अब कि वह नहीं होना चाहिए था, या जो घटना हुई उसके पीछे ज़रूर जो है उनका जो आत्मसम्मान आहत हुआ होगा। हाँ, उसी वजह से उन्होंने वो रिएक्ट किया। लेकिन तब मैं अब महसूस करता हूँ कि वो लिख लेने की जो प्रवृत्ति थी,
जो घटना जो मनुष्य के जीवन में कुछ होती है, जो उसकी दुर्बलताएं होती हैं, जो उसकी विडंबनाएं होती हैं, जो विद्रूप होते हैं, उन तमाम चीज़ों को लिख लेने की वो प्रेरणा मुझे कैसे मिली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने दर्ज कर दिया था उस कॉपी में। और शायद वो आप कह सकते हैं कि वो बीज था जो आज लेखन के रूप में मेरे सामने उभर के आया है। हम लोग जिस समय कॉलेज में थे और वो बहुत ही राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल और जागृत माहौल था। कॉलेज कैंपस में भी बहसें हुआ करती थी, राजनीतिक बहसें हुआ करती थी, वैचारिक बहसें हुआ करती थी, और वो पूरा माहौल पढ़ने पढ़ाने, एक दूसरे को समृद्ध करने और बहसों का जो वो दौर था। उसी समय हम लोगों ने नुक्कड़ नाटकों का भी जो है वो करना शुरू किया था, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन शुरू किया था। नुक्कड़ नाटक हो रहे थे। आप ये सोचिए कि जो जेपी मूवमेंट है वो परवान चढ़ चुका था, जेपी मूवमेंट के बाद का जो माहौल था वो बन चुका था। इन तमाम स्थितियों में राजनीतिक जो उथल पुथल थी, जो पूरा बदलाव आ रहा था समाज में, जो पूरा बदलाव जो छात्रों के युवाओं के जीवन में आ रहा था, राजनीतिक सत्ताओं की जो आपस में टकराहट थी, वो सारी कुछ चीज़ें उद्वेलित कर रही थी। उसमें एक बड़ी भूमिका थी वैचारिक छात्र आंदोलनों की। उन छात्र आंदोलनों ने छात्रों को बहुत आंदोलित किया था, बहुत उद्वेलित किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक परिवर्तन का वो बहुत ही उत्साहजनक माहौल था। और मुझे जैसा याद आ रहा है कि ग्रेजुएशन का मैं छात्र था या एमए का छात्र था, मैं ऐसी कुछ था। तो एक तो इन तमाम चीज़ों को बहुत हम कॉन्शसली देख रहे थे, और दूसरी चीज़ है कि इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। तो इमरजेंसी ख़त्म हुई थी तो जो पूरा डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन जैसे एकदम ब्लास्ट हुआ था, और लोगों के अंदर सत्ता बदल देने की एक नई राजनीतिक व्यवस्था को लाने की का जो एक उत्साह था, एक उमंग था, जो एक सैलाब था, वो उमड़ा पड़ रहा था। तो जगह जगह जनसभाएं हो रही थी और उन सभाओं में परिवर्तन की मांग की जा रही थी। तो वो सब मिला करके जो है आप कह सकते हैं कि हम सभी उसका हिस्सा थे। सीधे राजनीतिक तौर पे हिस्सा नहीं थे, लेकिन राजनीतिक जो सत्ताओं के संघर्ष चल रहे थे और बदलाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में हम इस कामना के साथ जुड़े थे कि जो है बदलना तो चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हुआ था। लेक्चरशिप के लिए था कि मैं जब बीएचयू में आया, बीएचयू तो उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन छात्र हड़ताल हो गया। उस समय अतुल कुमार अंजान लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव हुआ करते थे, चंचल हुआ करते थे बीएचयू में। तो वो दौर था। उस दौर में वो एक साइन डाई जिसको कहते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो गई थी। उसमें हॉस्टल खाली कराए गए, तमाम चीज़ें। फिर मेरे चाचा जी दानापुर में रहा करते थे, रेलवे में थे, सर्विस करते थे। मैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की अवधि बिताने के लिए मैं दानापुर आ गया। और दानापुर और पटना इतने नज़दीक हैं कि यहाँ के मित्रों साथियों से, लिखने पढ़ने वालों से, संस्कृति कर्मियों से, सबसे जान पहचान होती गई, मुलाकात होती गई। और इस तरह से मेरा मन लग गया पटना के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, गतिविधियों में, साहित्य की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में। और धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मेरे लिए ये जगह ज़्यादा सही है। इसलिए मैंने जो है अपना वो पीएचडी का कार्यक्रम वहाँ जो बीएचयू का था, मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं पटना में ही आकर के रहने लग गया। पत्रकारिता से पहले मेरे अंदर तो कहानियों ने ही जन्म लिया। और मैं आपको बतलाऊं कि मैं जिस शहर में, उत्तराखंड के जिस कस्बे में रहा करता था, अब वो तो बड़ा शहर है, तो उस समय उस कस्बे में एक साप्ताहिक अखबार निकला करता था, और उसमें मेरी पहली कहानी छपी थी, कांता। ये 1977 के आसपास की बात है। कांता जो है थी बंगाली रिफ्यूजियों की मनःस्थिति और उनके संघर्ष की वो कहानी थी, स्त्री के उस संघर्ष की कहानी थी। तो वो एक कहानी थी जो स्थानीय एक साप्ताहिक में छपी वो कहानी। तो कहानी के प्रति मेरा रुझान था। फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, खास साहित्यिक उस ज़माने में, धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, सारिका में मेरी टिप्पणियाँ और पत्र छपने लग गए थे। तो एक उत्साह बनता था कि हम जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी पत्र पत्रिकाओं में स्वीकृत हो रही हैं, वो छपती हैं। भले ही वो पत्र छपते थे, टिप्पणियाँ, लेकिन उस ज़माने में वो पत्र और टिप्पणियाँ भी बहुत ही सख्त संपादकीय नज़र से होकर के गुजरा करती थी। तो वो छपना भी एक तरीके से कसौटी हुआ करता था। तो ऐसी जब चिट्ठियाँ छपने लग गई, टिप्पणियाँ छपने लग गई, तो एक साहित्य के प्रति जो रुझान था वो सकारात्मक रूप से बढ़ने लग गया।
और मैंने मेरे गांव के पास एक गांव में, जब उत्तर प्रदेश में बहुगुणा हेमंत बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था और शायद वह उत्तर प्रदेश और बिहार का पहला नरसंहार था। उसने मुझे बहुत आहत किया था। मैं उसमें गांव में था और घटना के बाद तुरंत वो मेरे पड़ोसी गांव में वो घटना घटी थी। मैं उस घटना के उस गांव में मैं गया था और मैंने जो दृश्य देखा था उसने मुझे हिला दिया था। मैं कहानी सोच करके नहीं लिखता हूँ। जो स्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें से जो मुझे हॉन्ट करती हैं, जो मुझे लगता है कि इसे देखे जाने का तरीका ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस घटना के पीछे वो जो दिख रही है घटना, उसके पीछे भी कोई सत्य है, इस घटना के आगे का भी कोई सत्य है, उन तमाम चीज़ों को मैं अपने रचनात्मक दृष्टि से, जिसके आप कह सकते हैं कथा दृष्टि से, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने उसे उद्घाटित करने की जो है प्रक्रिया जो है उसको मैं समझ लिया है, वो मैं उद्घाटित कर सकता हूँ, तब मैं कहानी का ताना बाना बुनता हूँ। इसलिए मेरी पहली कहानी संग्रह हो, मेरा पहला कहानी संग्रह हो, या मेरा अभी का हाल का ताज़ा कहानी संग्रह चांद के पार एक चाबी हो, बीच में मेरी तो हर कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ, तो वो एक कालखंड में लिखी गई कहानियाँ होती हैं। एक दिन में सारी कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, ना एक ही मन स्थिति में लिखी गई सारी कहानियाँ। तो उन सारी कहानियों का जो सृजन हुआ है विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न समयावधि में, विभिन्न मन स्थितियों में, विभिन्न कार्य कारणों से हुआ है। उपन्यास, अशोक राजपथ उपन्यास को पहली बात तो ये बता दूं कि ये इसे लिखे जाने में बहुत समय लग गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो यूनिवर्सिटी इलाका है। मेरा जो आवासीय ठिकाना है वो लगभग यूनिवर्सिटी इलाके के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी छात्र गतिविधियां हैं, जितनी भी छात्र कैंपस की गतिविधियां हैं, जितना छात्रों का मूवमेंट है और छात्रों के जो आकार प्रकार, घात प्रतिघात, जो सारी कुछ है, राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धताएं जो होते हैं, उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो उथल पुथल आ रहे हैं, जो उनके आपसी अंतर्द्वंद हैं, जो घात प्रतिघात है, वो सारा कुछ मेरे आंखों के सामने से होता जा रहा था। मैं उन्हें कई विभिन्न, पत्रकार होने के नाते भी मैं बहुत ही अपने समय को देख रहा था। तो अपने समय को, अपने राजनीतिक समय को, अपने सामाजिक समय को और अपने युवाओं के उस समय को देख रहा था, छात्रों के उस समय को देख रहा था जहां ये बहुत कुछ बन रहा था, बहुत कुछ बिगड़ रहा था। तो ये बनने, बिगड़ने, टूटने और बिखरने की एक ऐसी कथा बनी जो छात्र युवा राजनीति पर केंद्रित हुई। तो ये अशोक राजपथ एक प्रतीक है। मैं हमेशा इस बात को मैं बताता रहा हूँ कि पटना विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं वो अशोक राजपथ पर ही बसे हुए हैं। सारे संस्थान, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे अब NIT कहा जाता है, चाहे वो मतलब साइंस कॉलेज हो, चाहे मतलब मगध महिला कॉलेज हो, चाहे ओरिएंटल खुदाबख्श हो, ओरिएंटल लाइब्रेरी, तो जितने शैक्षणिक संस्थान हैं वो सारे के सारे अशोक राजपथ के किनारे बसे हुए हैं। बाबूजी की छतरी कहानी जो है वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानी है। और ये कहानी कैसे बनी, मैं इसकी पहले प्रक्रिया आपको बताता हूँ। गया में मैं गया था, मेरे एक मित्र की शादी थी, तो मैं पटना से गया, होटल में ठहरना था। बारात आई नहीं थी, उसको बारात को जो है दूसरे शहर से आना था, लेकिन मैं पहले पहुंच गया था, तो मैं होटल में ठहरा हुआ था। शाम के वक्त मैं घूमने निकला थोड़ा शहर में, तो मैं टहलते हुए घंटा घर टावर के पास पहुंच गया और वहाँ पर मैंने कहा कि भाई जो कुछ बैठे हुए थे पॉलिश वॉलिश करने वाले, जूते में पॉलिश करने वाले, मैंने कहा यहाँ पॉलिश कराता हूँ जूता। मैं खड़ा होकर के जूता पॉलिश करने लगा तो एक ग्रामीण युवा था, वो एक छाता लेकर के आया और वो छाता को जो है एक जो कारीगर था उससे वो बनाने के लिए उसे मोल भाव कर रहा था और उनका जो संवाद था मुझ तक पहुंच रहा था। मैं बगल में ही खड़ा था, तो वो उस कारीगर ने देखा, बुजुर्ग कारीगर था, देखा वो खोल के देखा, छाता को घुमा के देखा, पूरा चक्री की तरह से ऐसे नचा दिया, घुमा के देखा, फिर अंततः उसने जो है कहा कि ये छाता बन नहीं सकता है।
तो युवा बड़ा निराश होता है कि भाई क्यों नहीं बन सकता है, मैं गांव से चल के आया हूँ छाता ले करके। तो बोलता है कि अब ये पुराना छाता, इस छाता का जितना भी औजार है वो अब आउट ऑफ मार्केट हो गया, अब वो बाजार में नहीं है, वो आता ही नहीं है बाजार में। ये जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट पुर्जे, वो अब आते ही नहीं है। वो लकड़ी की बकुड़ी हुआ करती थी छाता में, हैंडल जिसको कहते हैं, उसमें जो है खजाना अलग तरह का हुआ करता था, उसमें क्लिप अलग तरह की हुआ करती थी, उसकी अंकुशी अलग तरह की हुआ करती थी। तो ये तमाम चीज़ों में जो आउट ऑफ मार्केट ये चीज़ें हो गई थी, तो मुझे लगा कि ये छतरी अगर नहीं बनेगी तो इस युवक पे क्या गुजरेगी। जो छतरी थी, वो छतरी के सामान क्यों नहीं मिल रहे हैं रिपेयरिंग के लिए? तो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि बाजार में नई छतरी आ गई हैं, नए किस्म की छतरियाँ आ गई हैं, बहुत ही आकर्षक, बटन से खुलने वाली जापानीज किस्म की छतरियाँ, रंग बिरंगी छतरियाँ। तो उन छतरियों ने जो परंपरागत छतरियाँ थीं उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो बाजारवाद ने कैसे हमारे परंपरागत चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू किया, कैसे हमारे कारीगरों को, हुनरों को किनारे लगाना शुरू किया, इसमें पूरा एक जो है संदेश छिपा हुआ था, पूरी एक बात छिपी हुई थी। और इस तरीके से मैंने उस कहानी को पकड़ा और मैं उस ग्रामीण युवक को मैं ले गया अपने गांव, और मैंने अपने गांव के उस ग्रामीण युवक की कल्पना की, और इस तरीके से वो कहानी एक बड़ी कहानी बनी, जो एक दलित वर्ग के संघर्ष की कहानी है। मैं इसमें कतई विश्वास नहीं करता कि किसी के बताए अनुसार कोई चीज़ पढ़ी जाए। हर किसी की अपनी रुचि होती है, विधागत रुचियाँ भी होती हैं। कुछ लोगों की कविताओं में रुचि होती है, कुछ लोगों की कहानियों में रुचि होती है, विभिन्न विधाओं में रुचि होती है, कुछ राजनीतिक विषय लोग चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे वो अलग अलग होते हैं, रुचियाँ अलग होती हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझसे ये कहा जाए कि क्या पढ़ा जाना चाहिए, उसमें से कुछ अगर आप बताएं, कुछ संकेत दें, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमें कुछ क्लासिक्स जरूर पढ़ने चाहिए, चाहे देश की क्लासिक कहानियाँ, उपन्यास हो, साहित्य हो, चाहे विदेश की उपन्यास, कहानियाँ, साहित्य हो, वो पढ़ना चाहिए। उसमें अगर मैं कहूँ तो अगर आप विदेश में पढ़ना चाहें तो आप टॉलस्टॉय की किताबें खोज करके पढ़ें, टॉलस्टॉय की कुछ जो है उपन्यास पढ़ें, खासतौर से अन्ना कैरेनिना पढ़ें। तो उस तरीके से आप जो है गोरकी का उपन्यास पढ़ें, माँ, जो बहुत चर्चित है। तो इस तरीके से फिर अगर हम देश की कहानी, तो प्रेमचंद की तमाम कहानियों को पढ़ना चाहिए, उनका उपन्यास गोदान तो निश्चित ही पढ़ना चाहिए। और मैला आंचल आप पढ़िए, फणीश्वर नाथ रेणुका, बिहार के एक बड़े लेखक। फिर आप जो है कविता में अगर रुचि रखते हैं तो आपको नागार्जुन को जरूर पढ़ना चाहिए। फिर आपको दिनकर को पढ़ना चाहिए, दिनकर की रश्मि रथी जरूर पढ़ें। दिनकर का जो गद्य बहुत अच्छा गद्य है, उसे संस्कृति की 5 अध्याय को पढ़ना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो समृद्ध करती हैं। इसी तरीके से आप जो है कविताओं में अरुण कमल को पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, कहानियों में अगर आपको पढ़ना है, उपन्यास अगर पढ़ना है, नई पीढ़ी के लोगों को पढ़ना है, तो ऋषिकेश सुलभ को पढ़िए, संतोष दीक्षित जी को पढ़िए, और भी जो युवा लेखक हैं उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का होता है कि पहले क्लासिक्स ढूंढ करके पढ़िए। उसमें शेखर एक जीवनी भी पढ़िए, अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़िए, नदी के द्वीप भी पढ़िए, प्रेमचंद को भी पढ़िए, जैनेन्द्र की जो है सुनीता और त्यागपत्र को भी पढ़िए, धर्मवीर भारती के उपन्यासों को पढ़िए, सूरज का 7वां घोड़ा पढ़िए, आप जो है कमलेश्वर को पढ़िए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम क्लासिक्स से शुरू करें और अपने आप को समृद्ध करें। धीरे धीरे हम अन्य किताबों को, अन्य पुस्तकों को पढ़ने लग जाएंगे।